प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है राजकोट, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म होता है इनका वैशाख माह में। इस वजह से व्यक्ति कभी कभी अपने ही निर्णयों में, बहुत ध्यान से समझिएगा, उलझने वाला होता है। मतलब वो जीवन में ऐसी कई बार ऐसे निर्णय ले सकता है जहां वो स्वयं को अलग थलग या अकेलेपन में महसूस कर ले। उसको लगता है कि मैंने ये निर्णय जो लिया है ये सही नहीं लिया है। हालांकि मैं ये बात उसके कारोबार और उसके करियर को लेकर के नहीं कर रहा, उसके व्यवहार को लेकर के कर रहा हूँ, लोगों के साथ उसके बनने वाले संबंध और लोगों के बारे में उसके दिमाग में बनने वाली राय के बारे में कर रहा हूं। उसकी जो पसंद नापसंद है उसके बारे में भी मैं ये बात कर रहा हूं। जहां वो कई बार उसको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है बाद में उसको चल करके अच्छी लगने लगती है, और जब वो अच्छी लगती है फिर बाद में उसको पता चलता है कि अरे मैंने जो इस चीज़ के बारे में जो निर्णय लिया था वो गलत था। उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभ ग्रह होते हैं आपकी कुंडली के, वो बली हो जाते हैं। और जब शुभ ग्रह बली होते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति बलवान होता है। तात्पर्य मेरा कहने का है कि जब किसी भी जातक की कुंडली में शुभ ग्रह बलवान होंगे तो वो व्यक्ति शुभ लक्षणों से युक्त होगा, शुभ कर्मों से युक्त होगा, शुभ प्रभावों से अपने आप को प्रभावित करेगा और विलक्षण होता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से इसका सबसे विलक्षण प्रभाव यह है कि जिस भी जातक का जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है वो क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत उत्तम तरीके से जानते हैं और उनको पता है कि उसका संयमन और उसका नियमन कैसे करना है। ग्रीष्म ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं वो धन कमाने के लिए कभी भी अपने घर के आसपास या अपने घर के पास रहने से ज़्यादा दूर जाना पसंद करते हैं। कभी कभी तो ये भी देखने को आया है कि जिस जातक या जातिका का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है वो जब तक अपने जन्म स्थान को छोड़ करके दूर नहीं जाते हैं। हालांकि ये बात आपकी कुंडली के चौथे भाव पे भी निर्भर करेगी, जहां पे चतुर्थेश जन्म कुंडली में एक नवम भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो ये स्थिति और भी बढ़िया हो जाएगी कि आप अपने पिता के साथ, पिता के कर्मस्थल से अपने कर्म क्षेत्र को जोड़ें। अपने जन्म स्थान से दूर जा करके आप अपने पिता के साथ किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। चतुर्थेश का नवम भाव में जाने का फल मैं आगे इसी कार्यक्रम में आगे बताने वाला हूं, बन के रहिएगा। ग्रीष्म ऋतु, दिन बुधवार, और इस कुंडली के बुध 12वें के साथ साथ तीसरे के अधिपति होकर के, स्वभावगत इस कुंडली के लिए बुध अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, लेकिन बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली के नीच की राशि में, जहां शुक्र के साथ उनका घर्षण हो रहा है, जहां पे बुध का एकादशवें भाव में बैठना, नवम भाव में बैठना और दशम भाव में बैठना बड़ा ही शुद्ध परिणाम देता है। और इस अवस्था में कि बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर के, चूंकि ये निष्ठ भाव हैं, इन भावों के स्वामी 12वें और तीसरे, 6वें और 8वें, इन भावों के स्वामी जहां कहीं भी बैठते हैं तो थोड़े बहुत उसमें अनुशासनहीनता की स्थिति लेके आते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का बोलना, व्यक्ति का चलना, व्यक्ति का कम्युनिकेशन और व्यक्ति का व्यय, व्यक्ति की मित्रता और व्यक्ति का जो ऐसे जो उसके सहपाठीगण हैं, उन लोगों के साथ उसकी कभी कभी खटपट बनेगी। वो मित्रों को कठोर बोल देने वाला होता है या कड़वा बोल देने वाला, विदेश प्रवास करने वाला और चपल चंचल चालाक, इसमें वो उतना बेहतर नहीं बन पाता है जितना वो बेहतर अपने आप को समझता है। कई बार होता है कि यहां वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, पर जबकि वो होता नहीं है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से मृदु है, स्वभाव बड़ा सुंदर है, देखने में बड़ी आकर्षक है, व्यक्तित्व आकर्षित है करने वाला, और चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते। तो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होंगे, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अब उसके जीवन का कोई भी काम इरेगुलर हो सकता है। यहां हमें अपने निरंतरता पे काम करना है। आगे बढ़ेंगे। मृगशिरा नक्षत्र, अतिगंड योग, वणिजकरण, ये वस्तुतः मंगल का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता चंद्रदेव हैं। ओम चंद्रमशे नमः। अगर आप महिलाएं हैं तो श्री चंद्रमशे नमः,
इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम आवश्यक रूप से 108 बार करना चाहिए। गुरु मंत्र का जप आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। जो जावित्री होती है, जावित्री आपको मिल जाएगा किसी दुकान पे, तो जावित्री की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए सोमवार के दिन। इसी मंत्र का जप करके श्री चंद्रमशे नमः या किसी पंडित जी से ओम चंद्रमशे नमः का जप करवा के कम से कम 7 से 8 हजार बार, और वो जावित्री की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए। ब्राह्मणों को नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए। अपने जीवन के आमदनी का प्रत्येक दिन एक सिक्का ही निकालिए, पर ब्राह्मण को आवश्यक रूप से निकालिए। महीने का जब एंड होता है 30वें दिन आपके पास 30 रुपए हो गए, और वो 30 रुपए ले जाकर के किसी मंदिर के पुजारी को दे दीजिए। उसी तरीके से आपको आपकी कुंडली के, चूंकि चंद्रमा और जन्म कुंडली के शुक्र बहुत बेहतरीन, शुक्र तो बहुत अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो हमें हमारी कुंडली के जो मजबूत प्लैनेट हैं जैसे शुक्र और जैसे चंद्रमा, तो अगर ये दोनों मजबूत हैं तो हमें इन दोनों को मनाने के लिए, इनको संतुष्ट करने के लिए, इनका प्राप्त परिणाम और भी ज़्यादा मजबूती से प्राप्त करने के लिए गौशालाओं का दान करना चाहिए। जैसे मैंने ब्राह्मण को 30वें दिन दान करने के लिए कहा है, वैसे ही एक गुल्लक आपको गौशाला के लिए भी बनाना चाहिए। उस पर प्रत्येक दिन एक सिक्का डालिए और वो सिक्का निकाल करके 30वें दिन किसी गौशाला में डाल दीजिए। ये दो काम आपके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे आवश्यक रूप से होंगे। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो स्फटिक की माला, मोतियों की माला, आवश्यक रूप से सोने में या सोने के तार में मोतियों की माला धारण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बाएं हाथ की छोटी उंगली में सोने में अगर हो सके तो भी, नहीं तो चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं सोमवार को। अगर दाहिने हाथ में धारण करना होगा तो सोने में धारण कर लेंगे, अगर बाईं हाथ में धारण करना होगा तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक होगा। आपकी कुंडली का लग्नेश उच्च का है। जब किसी भी जातक की कुंडली में, मैंने अभी हाल फिलहाल कल सुबह के कार्यक्रम में जो कुंडली विश्लेषण का गया था उसमें बात की थी कि किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर लग्नेश 11वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हों, धनु राशि की कुंडली छोड़ करके, मतलब धनु लग्न के अतिरिक्त बाकी जो लग्न बनता हो, उस लग्न का लग्नेश अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो ये जातक के जीवन में अतिरिक्त सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख जोड़ने वाला होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व तो सदैव ही प्राप्त करने वाला होता है। उसके जीवन में जो चीज़ भी प्राप्त हो जाए वो दोबारा उसके हाथ से निकल के जाती नहीं है। मतलब ऐसा आप कभी भी उसके जीवन में नहीं देखेंगे कि एक समय वो बहुत ऊंचाई पे बढ़ा है और फिर उसके बाद लगातार नीचे आया है। ऐसा नहीं होता। केंद्र में जो राशियां बनी हैं ये चर प्रकृति की राशियां बनी हैं। व्यक्ति घूम फिर करके एक जगह से हट करके दूसरे जगह जा करके स्थान का परिवर्तन करके बार बार जीवन में ट्रांसफर होते 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 अपने दिनचर्या को पूरा करता है। कई जगह पे उसकी शिक्षाएं होती हैं, कई जगह पे उसकी ट्रेनिंग होती है, कई जगह के लोगों से उसकी मैत्री होती है, कई जगह उसके पड़ोसी बदलते रहते हैं। क्लियर है? ये पंचांग के बारे में मैंने बात की। वैश्य वर्ण और देवगण का प्रभाव होगा। इसके कारण व्यक्ति बहुत ही मेडिटेशन के साथ काम करने वाला है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है, प्रेम के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाला है और कभी भी किसी को शत्रु बनाने वाला नहीं है। ये अपने मित्रों के लिए स्वतः वैसे ही उपस्थित हो जाता है जैसे अपने बच्चे के लिए जब सुरक्षा की बात आती है तो उसकी माता, पर मित्रों पे शासन करने वाला भी होता है। उसके मित्र सदैव उसके अनुगामी बने रहते हैं। ये इनका पंचांग है। आगे बढ़ के बात बताऊंगा। जन्म कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, दिग्बली हैं, उच्च के सूर्य के साथ, स्वग्रही मंगल और शनि भी दशम स्थान में बढ़िया बैठे हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए दशम स्थान के स्वामी मंगल का लग्न में या लग्न को देखना ये व्यक्ति के साहस, ऊर्जा, बल, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता को शुद्धता देगा। वहीं दशम स्थान में सूर्य व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने वाले, शनि व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सहयोग देने वाले और मंगल व्यक्ति को अपने निर्णय पे खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध करेंगे। ये स्थिति इस कुंडली को बहुत ही मजबूत बनाएगी कि जन्म कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिसमें से सूर्य और मंगल बहुत ही बेहतरीन हैं, वो बेहतरीन बैठे भी हैं। एक खास बात इस कुंडली की और भी होगी कि लग्नेश उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, सूर्य और मंगल 4 ग्रह जब जन्म कुंडली में एक साथ बहुत अच्छे बैठ जाते हैं तो व्यक्ति अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाला होता है। इतना ही नहीं,
वो भवन, भूमि, वाहन, इसका सुख उसके पास भले अपनी गाड़ी का ना हो, पर किसी दूसरे या सरकारी वाहन का सुख वो अनंत जीवन पर्यंत भोगता रहता है। राजदूत बनने का योग यहां तक उपस्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी जब दशम स्थान में बैठ करके दसवीं दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की दिनचर्या बड़ी ही बेहतरीन होती है। वो अपने कर्म क्षेत्र को समझने वाला होता है। यहाँ शनि का नीच भंग दोनों तरीके से होगा। सूर्य केंद्र में बैठेंगे इस वजह से, मंगल वहीं बैठे हैं इस वजह से। मतलब बेहतरीन तरीके का जो नीच भंग राजयोग कहते हैं वो आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को इतनी बढ़िया सफलता मिल जाती है कि पूछने की बात ही नहीं है। गौर करिए, जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी का संबंध, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध अगर आपस में हो रहा हो तो इसे और भी ज़्यादा पुष्टि हो जाती है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध उच्च का हुआ और गुरु की राशि में बन गया, और गुरु उसके साथ तात्कालिक मैत्री में ही बैठे हुए हैं। छठवें भाव के स्वामी का आठवें भाव में जाना, राहु और केतु के संपर्क में आने से प्रतियोगिता है। मतलब हमारे जीवन में हम जो भी नौकरी के लिए प्रोग्रेस करेंगे, नौकरी के लिए जो भी हम प्रयास करेंगे, जितनी भी हमारी जो है वो उसमें रणनीति जो हमारी होगी, वो कभी कभी हमारे जीवन में बाधाएं दे सकती हैं। तो किस तरीके की बाधा आएगी? डिसकंटिन्यूटी की, या कई बार हमारे स्वास्थ्य के कारण, माता के घर के कारण, माता के मतलब घर परिवार के कारण हमारे उस प्रतियोगिता में हमारे जीवन में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। कई बार हमारा रिसर्च प्रभावित होगा, और कई बार जितनी तन्मयता से, जितनी कंटिन्यूटी के साथ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हम उसमें कई बार अपने घर परिवार के कारण उसमें बाधाएं आ रही हैं। हमें मेन काम यहीं पे करना होगा। दशमांसा कुंडली पे बात करते हैं तो दशम स्थान जन्म कुंडली में बुध लेके बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह केंद्र में, तीसरा चंद्रमा केंद्र में, लग्न में लग्नेश। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं। ये मंगल होते हैं इस कुंडली के चतुर्थ और पंचम के अधिपति। जरा गौर से देखिए, तो चतुर्थ के अधिपति मंगल, पंचम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों का एक साथ तृतीय भाव में बैठ करके और पंचम नवम भाव को देखना, जहां शनि का नीच भंग सूर्य कर रहे हैं, भाग्य भाव में नीच के शनि बैठे हैं। इस वजह से हमें अपने नौकरी, अपने पद, अपने प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए हमें आवश्यक रूप से अपने माता और पिता और अपने भाग्य रूपी, हमारे जो भाग्य रूपी आशीर्वाद हैं, हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, उनको हमें निरंतरता से प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन आवश्यक होगा। समाज का जो सबसे छोटा वर्ग है, आप उसके साथ अपने संबंध मजबूत करिए। यहाँ पे ये भी बात आती है कि जब तक आप गरीबों को, मददगार को दान नहीं देते हैं, उनको परोपकार रूपी कुछ अपना धन नहीं देते हैं, तब तक आपके कर्म क्षेत्र का भाग्य कमज़ोर होता रहेगा। ऐसी अवस्था में निरंतरता से समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसको अपने हाथों से उसकी मदद करिए, उसके लिए आगे आइए और उसको समझिए, उसके साथ अपना मैत्रीपूर्ण संबंध रखिए, और उनकी कभी भी उनका कोप स्वीकार मत करिए, या कोप भाजन न बनना पड़े, ऐसा कोई भी काम ना करना पड़े या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब जब तक आपकी कुंडली में शनिदेव जो कि वृत्य हैं, दास, तो जो समाज का दास वर्ग है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनके साथ अपने संबंध कभी भी खराब मत करिए। नहीं तो ऐसा होगा कि नौकरी के लिए जो भाग्य बनना चाहिए वो भाग्य आपका कमजोर हो सकता है। इसके साथ साथ बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ, आदित्याय नमः का जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये आवश्यक रूप से आपकी कुंडली के बल को वृद्धि में रखने वाला होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी कुंडली में नवमांसा पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। तो नवमांश कुंडली जो बनी है, यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न कुंडली के जो पंचमेश हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं मंगल देव, और वो दिग्बली भी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्योतिष का जितना सूत्र बना, ज्योतिष के सारे सिद्धांत एक तरफ रख दीजिए, और ज्योतिष का एक सिद्धांत अकेले उन सभी पे भारी पड़ जाता है कि पंचम का स्वामी दशम में बैठा हो। बहुत अच्छा सिद्धांत, मतलब इससे ज्यादा श्रेष्ठ सिद्धांत तो कुछ होता ही नहीं है कि पंचम के स्वामी दशम में बैठे हों। दूसरा, लग्न का स्वामी नवम में बैठा हो। तीसरा, नवम के स्वामी दशम में बैठे हों। तो यहां पे ये जो स्थिति बनी है मंगल की,
और उसमें भी अच्छी बात क्या बनी कि यहां के जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो यहां के लग्नेश बन गए, और यहां के जो धन भाव के अधिपति हैं, जो परिणाम देने वाला भाव है द्वितीय भाव, वो यहां का लग्नेश बन गया। तो जब आप नवांश कुंडली में बात करते हैं तो नवांश कुंडली के भी लग्नेश लाभ में बैठे हैं, यहां के भी लग्नेश लाभ में उच्च के, यहां पे भी लग्नेश लाभ में बैठे हैं। पर सामान्यतया मंगल का कन्या राशि में जाना थोड़ी प्रतियोगिता में रख देता है। ऐसी अवस्था में विवाह में विलंब होता है और कई बार हम अपने करियर को सेटल्ड करने के चक्कर में विवाह में विलंब होने लगता है। तो ये ना करें और अगर हो सके तो विवाह को अपने तरीके से होने दें और करियर को अपने तरीके से होने दें। इन दोनों का जब मिलना हो जाता है कि नहीं विवाह के बाद नौकरी हो, नौकरी के बाद विवाह हो, तो ये चीज़ें एक वक्त पे आने के बाद, क्योंकि लग्नेश नवमांश कुंडली में एकादश में बैठे हैं कन्या राशि के, तो थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पे विवाह में होने लगती है। इसका एक दूसरा कारण यह भी होगा कि जन्म कुंडली के नवांश चक्र के चौथे भाव के स्वामी नीच के बैठे हैं छठवें भाव में। ये यहाँ पे नौकरी का बढ़िया योग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में जो जैसे यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च के थे, जो व्यक्ति को माता और पिता की सेवा तीर्थ के सदृश करने वाला होता है, वो तीर्थ का दर्शन भी नहीं करेगा लेकिन अपने माता और पिता की सेवा बिल्कुल करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब व्यक्ति संस्कार से पूरित है। यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी छठवें में बैठ करके नौकरी का अतिरिक्त योग जोड़ रहा है। जो कमजोरी यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही थी, हालांकि दिख नहीं रही थी क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध छठवें भाव के स्वामी की देवगुरु बृहस्पति से हो रहा था, वो उनकी राशि में बैठे थे, तात्कालिक मैत्री में हैं दोनों ग्रह। और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति खराब नहीं होंगे क्योंकि अष्टमेश जब जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में या अपने भाव से 3 घर आगे दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ को देख रहा है, तो ये थोड़ी बहुत माता और पिता में कभी कभी मतभेद दिखाता है। परंतु यहां पे वो बात प्रत्यक्ष लागू हो गई कि चतुर्थ भाव के अधिपति छठवें में बैठ गए, साथ ही साथ गुरु जो हैं वो पंचम भाव के अधिपति होकर के नवांश कुंडली के पंचमेश लग्न को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने सेक्टर से लड़का चुनेगा, अपने विवाह को लेकर के गंभीर है और वो प्रेम को लेकर के भी गंभीर है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र बढ़िया बैठे होते हैं और बुध के साथ जब उनका घर्षण होने लगता है तो कई बार वो प्रेम को आगे रखते हैं और बुद्धि और विनम्रता और व्यवहार और परंपरा और अपने संस्कारों को थोड़े पीछे रख देते हैं। मतलब अब उसके लिए प्रेम ज़्यादा जरूरी है और प्रेम आतुर भी है, प्रेम की भाषा समझने वाला है। पर एक गौर करने वाली बात है, नवांश कुंडली में लग्नेश मंगल एकादशवें भाव में कन्या राशि में और छठवें भाव में नीच के शनि बैठे हैं। इन दोनों का परिणाम यह होगा कि जब मंगल की छठवें भाव पे 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो जन्म कुंडली का जो नवांश वर्ग है, यहां पे मंगल की दृष्टि 7वीं और 8वीं दृष्टि छठवें भाव पे जाएगी। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठ गए, लग्नेश होने के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी हैं, एकादशवें में कन्या राशि में ठीक होते नहीं हैं, और राहु की भी दृष्टि जन्म कुंडली के छठवें भाव पे चली गई। राहु की दृष्टि 9वीं पड़ गई, मंगल की दृष्टि 8वीं पड़ गई और शनि यहां पहले से बैठे हैं। तो नवांश कुंडली का जो छठा भाव है वहां पे शनि बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं और राहु की भी दृष्टि है। इस वजह से हमें विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतनी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो विवाह के सुखों को अमावस्या दोष भी लगेगा। यहां सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छे पद वाले लड़के से विवाह तो कर लेता है, पर बाद में चल करके उसको अपने निर्णय पे पश्चाताप की अग्नि में जलना भी होता है। प्रेम का सुख आपको मिलेगा, आप प्रेम देंगे, पर पूर्णतया वो परावर्तित होकर के आपके पास कितना आएगा उसका प्रभाव जन्म कुंडली के छठवें भाव से देखा जाएगा, जहां पे पापक ग्रहों की अधिकता या पापक ग्रहों की अतिरिक्त अधिक मात्रा में दृष्टि विवाह के सुखों से व्यक्ति को उपेक्षित कर देती है। यह विवाह के सुखों के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करती है कि खबरदार और सावधान रहें। विवाह जिससे भी करना है उसमें मन के प्रति, भावों के प्रति बहुत अच्छे तरीके से निर्णय संतुलित होकर के निर्णय लेना होगा। कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक होगा क्योंकि चंद्र कुंडली से आपकी कुंडली मंगलिक भी बनेगी। चंद्रमा से 12वें घर में मंगल बैठे हैं और यहाँ पे भी चंद्र कुंडली से तो नहीं पर एकादशवें भाव में बैठे हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि छठवें भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जा रहा है। दशमांशा कुंडली आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी है, वहां पे आपका भाग्य बल ठीक है। दशमांशा कुंडली में एक जो अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है कि शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब मंगल अपनी राशि को
और शनि अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं। मंगल यहां से अपनी राशि को देखेंगे, मेष राशि को, और शनि यहां नीच के बैठे हैं जो यहां पराक्रम भाव को सुरक्षा देंगे अपने उच्च की राशि को देख करके। इस अवस्था से भी व्यक्ति आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी आराम से बन जाता है। एक काम करनी है कि हमें निरंतर ही मेहनत करना है। 10 दिन पढ़ना है, 11वें दिन कोई ना कोई नुकसान हो जाए, 10 दिन पढ़ेंगे, 11वें दिन तबियत खराब हो जाए, 5 दिन पढ़ेंगे, 6वें दिन कोई काम आ जाएगा। और निरंतर व्यक्ति को 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जो आईएएस की पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए, उसमें व्यक्ति की कमजोरी भी देखी जा सकती है। हालांकि कुंडली में 100% में 75 से 80, 85% तक योग आपकी कुंडली में बने हैं। अगर आप इसको मात दे देते हैं चंद्रमा की कमजोरी को, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शनिवार को ब्राह्मण को, रविवार को ब्राह्मण को दान दिया करिए, जो बातें मैंने शुरू में कही हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 7 रहेगा, 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपकी कुंडली में मैं एक बार चतुर्विशांसा भी देख लूं, जहां पे लग्न कर्क का बना है, अष्टम भाव में गए हैं, थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई दे रही है। और वहां पे गुरु और मंगल और गुरु बुध का, व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत सावधान और सतर्क है और सजग भी है। कंफ्यूजन में नहीं रहिए। अपने दिनचर्या पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, हमें अपने दिनचर्या को फोकस करना है और उस पर काम करना है। बार बार चीजों को पढ़ना है। कुछ बातें ऐसी भी हैं इस कुंडली में कि व्यक्ति जिसको महत्वपूर्ण नहीं मानता है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको वो निग्लेक्ट करके चलता है कि नहीं ये परीक्षा में नहीं आने वाला है, कई बार वही चीजें आ जाती हैं। परीक्षा हॉल में जाकर के चीजों को भूलने की बीमारी, वक्त पे दिमाग और बुद्धि का भ्रम में चला जाना और काम नहीं आना, इस कुंडली को जैसे शापित बना रहा है। इस वजह से हमें गणेश जी की पूजा, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और आदि आदि चीजें, गणेश जी की मूर्ति की पूजा, दूर्वा अर्पित करना चाहिए। ये सब चीजें इस कुंडली को बलवान बनाएंगी। अब मैं आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग देख लेता हूं, जहां से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। व्यवहार बहुत अच्छा है, बुद्धि बहुत अच्छी है, चरित्र बहुत अच्छा है, दार्शनिकता बहुत अच्छी है, करियर बिल्कुल ठीक है, मानसिक शांति और सुख बहुत अच्छा बना हुआ है। आप ईर्ष्यालु नहीं हैं, जलते नहीं हैं, दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। साथ ही साथ धन आपके लिए खर्च होगा माता पिता का, मेहनत पे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मन बिल्कुल ठीक है, पवित्र है। इतना ही नहीं, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है। नौकरी 100% आपकी कुंडली में अच्छी है। कल को अगर आप चाहें तो नौकरी के अतिरिक्त व्यापार भी कर सकते हैं, जब कभी नौकरी में कोई व्यवधान आता है तो। वैसे आने के तो योग नहीं बने हैं। राहु केतु का संबंध आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इस वजह से मैं उसे खराब नहीं कहूंगा। द्वितीय भाव के राहु खराब नहीं है, खास करके जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है। राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका अधिपति दिग्बली उच्च का परम मित्र के साथ बहुत बेहतर स्थिति में बैठा है। भाग्य को बल देने के लिए मैंने कहा बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ आदि करना चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करिए और अपने बॉस के साथ, अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की आवश्यकता। हालांकि उसका सुख है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली में नौकरी प्राप्त करने के योग बहुत अच्छे बने हैं। दाम्पत्य, इस कुंडली के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। हमारा दाम्पत्य हमें बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन करना होगा, हमें उस पर बल देना है और विवाह विलंब से नहीं करना है। शुक्र की उच्च राशि यानी कि मीन राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के जातक से विवाह निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। जातक जातिकाओं से विवाह अच्छा रहेगा। दिशा के आधार पे उत्तर दिशा की तरफ विवाह बहुत अच्छा रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ भी विवाह के लिए जाया जा सकता है। नक्षत्र के आधार पे अश्विनी, मृगशीरा, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। शुक्र की दशा, गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा, सूर्य, मंगल और काफी हद तक राहु की दशा इस कुंडली को अतिरिक्त और श्रेष्ठ अच्छे परिणाम देने वाली बन रही है। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर धोना भी इस काम के लिए, कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या बातें बचती हैं? अभी गुरु की दशा चल रही है। गुरु हमारी कुंडली के अष्टम भाव में है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेषतया पेट का। शहद का दान करना चाहिए, चीनी का भी दान किया जा सकता है। जो दशा हमें सावधान करने के लिए कह रही है वो है 2036 में 2039 तक। एक दशा और भी आपको जो मानसिक रूप से परेशान करेगी, 2029 के दिसंबर से लेकर के 2031 के 30 के नवंबर दिसंबर तक। एक दशा आपको और परेशान करेगी 2027 के सितंबर से लेकर के 2029 के दिसंबर तक। इन दशाओं में हमें अपने स्वास्थ्य का, अपने धन के व्यय का, अपने मित्रों का, अपने मानसिक असंतुलन का और अपने संबंधों का, परिवारजनों के साथ, उसको नए सिरे से पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। इस कुंडली की जो सबसे अच्छी दशा आ रही है वो आ रही है 2025 के फरवरी से
और जो लगातार आपकी कुंडली में 2 साल चलेगी। इस कुंडली में उससे भी बढ़िया जो दशा रहेगी वो आपकी कुंडली में आएगी 2029 से भी कुछ हद तक काफ़ी अच्छी दशा आ सकती है। एक 30 वाली भी बहुत अच्छी आ रही है, जो 30 से लेकर के 35 तक आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती जाएगी। रत्न इस कुंडली के लिए मैंने मोती बताया है, आप चाहें तो इस कुंडली के लिए पुखराज या सफ़ेद पुखराज या ओपल भी धारण कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य बल, यहाँ भी भाग्य भाव में, यहाँ भी भाग्य भाव में वर्गोत्तम हो रहे हैं। केतु आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो रहे हैं, राहु और केतु वर्गोत्तम है। राहु की दशा बीत गई है, अब बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन लगा करके काम करिए। आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात बनी है वो मैं आपको फिर से बिंदु कर देता हूँ। पंचम भाव के अधिपति का दशम में बैठना, लग्न के अधिपति का उच्च का होना, शुक्र का उच्च का होना, गुरु का राहु केतु के संपर्क में जाना ये कमजोर होगा। शनि का अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में या सप्तम भाव को देखना कमजोर होगा। हालांकि विवाह के लिए पति के साथ उम्र में अंतर होता है और विवाह विलंब से भी होता है। द्वितीय भाव में राहु का बैठना, द्वितीय के ऊपर राहु की दृष्टि आत्मविश्वास को कमजोर करता है। मंगल और सूर्य और शनि सारे ग्रह और गुरु भी राहु से प्रभावित हैं। इस वजह से राहु की दशा ने बेहतरीन कष्ट दिया होगा और मानसिक कष्ट में व्यक्ति उलझा रहा, उसको लक्ष्य निर्धारण करने में दिक्कत हुई। अब जाकर के उसको धीरे धीरे अपना लक्ष्य निर्धारण करने में आसानी मिल रही है और वो उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहा है। याद रखिएगा, ये राहु ने ही आपको बताया है कि क्या करना है और गुरु आपको दे के जाएंगे जो राहु ने बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।